कुछ इस बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। एनडीए ने खुद को रीसेट कर लिया है। एक तरह से चर्चा यह भी हो रही है कि मिशन यूपी भी एक्टिवेट कर दिया गया, यानी 27। लेकिन विपक्ष दूसरी ओर अभी उलझा हुआ है 26 में ही। टीएमसी में टूट हो रही है। आज कांग्रेस की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इमरजेंसी मीटिंग में बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे हो गए हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। मोदी को कुछ आता है ही नहीं है, सीधी सी बात है। 47 से 52 तक के जो सरकार थी उसको वो इनकार कर रहे हैं। 12 साल में न केवल भारत ने बल्कि पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की जो ताकत है उसको जो है वो सलाम किया है, उसकी सराहना की है। Prime Minister Narendra Modi is a responsible person for all these things, whether it is price rise, whether it is unemployment, whether it is paper leakage, examination, everything is also responsible, including Madhya Pradesh, Jharkhand, what happened. भ्रष्टाचार को कोई दूरबीन लेकर आपके शासन में न ढूंढ पाए, इस प्रकार का पारदर्शी शासन भी आपने दिया है। कल भारत मंडपम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला था। आज उसकी टीस पूरे कांग्रेसी खेमे में नजर आई। प्रधानमंत्री जो है अभी बैसाखियों पे चल रहे हैं। नेहरू जी जो 17 साल जो है ना, अपने दम पे, अपनी पार्टी के दम पे, अपनी पार्टी के मेजॉरिटी पे जो है, उन्होंने 17 साल जो है प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी के नाकामियों का नगाड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के जो काम का गणित है वो जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश के संविधान को कुचलने और संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया। आपके कालखंड का मैच भारत की कोई सरकार नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, दुनिया भर की सरकारों का आप स्टडी कर दीजिए। 12 समय में सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह और डिजिटल कनेक्टिविटी, इतनी बड़ी छलांग दुनिया के कोई देश ने नहीं लगाई है जो आपके नेतृत्व में भारत ने लगाई है। 12 वर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, योजनाओं का आकार बढ़ा है, स्केल बढ़ा है, स्पीड बढ़ी है। टेक्नोलॉजी का इनपुट उनके साथ जोड़ने से, डीबीटी जैसी योजनाएं लागू करने से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क से लेकर संसद तक का रास्ता कांग्रेस के लिए पहाड़ कर दिया। कांग्रेस से 26 ही नहीं संभल रहा। मीनाक्षी नटराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उधर एमपी में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस पीएम को सभी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार बता रही। Many programs are there in the pipeline. We discussed all of them today. Some of the we will come with a clear-cut plan of action on that. Certainly, we are all sure that Prime Minister Narendra Modi is a responsible person for all these things, whether it is price rise, whether it is unemployment, whether it is paper leakage, examination theory, everything is also responsible, including Madhya Pradesh and Jharkhand. What was happening? एनडीए की मीटिंग से मिशन यूपी भी एक्टिवेट है। कल पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया तो आज अमित शाह ने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ की उपलब्धियों की लंबी लकीर खींचकर अगली चुनावी रणनीति जाहिर कर दी। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण, वो आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं कार्यकर्ता था। हम तो विश्वास खो बैठे थे कि हमारे जीते जी राम जन्मभूमि का निर्माण हम देख पाएंगे। आज राम लल्ला बड़े गौरव के साथ गगनचुंबी मंदिर में विराजे हैं। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदार धाम का पुनर्निर्माण, पुनर्विकास और संसद को सेंगोल विहीन करने का काम जिन लोगों ने किया था, उनकी उपस्थिति में संसद में आपने सेंगोल, पवित्र सेंगोल को प्रस्तापित कर फिर से एक बार ये देश भारतीय परंपराओं से चलेगा, ये प्रस्तापित करने का काम किया है।
बात सिर्फ इतनी नहीं, टीएमसी में टूट, यूपी में सपा से खटपट की खबरें। तो सवाल, क्या वाकई मोदी 27-29 में लगे? विपक्ष से 26 नहीं संभल रहा। मोदी के 12 साल, विपक्ष को आखिरकार कितने सियासी शौक? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो टीएमसी में टूट को लेकर पहले से ही विपक्ष में परेशानियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक और परेशानी है, वो यूपी से लेकर एक बयान आपको सुनवाते हैं। तैयारी तो आपको संगठन जब 403 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक है कि हर पार्टी को अपनी हर सीट को एक सीट को मजबूती प्रदान करना। 111 तो समाजवादी पार्टी जीती हुई है, तो नहीं, समाजवादी पार्टी को अपना पार्टी का कार्य करना है, अपने उम्मीदवारों के लिए कार्य करना है। कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवारों के लिए काम करना है। नहीं, अभी टाइम है, लेकिन तो अविनाश पांडे यूपी कांग्रेस के प्रभारी, अब मतलब क्या, इसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चरण सिंह सापरा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सापरा साहब, आपसे शुरू करता हूं। 12 साल हुए इधर, और कहा यह जा रहा है कि मिशन 27 और 29 से एक्टिवेट हो गया है। आप लोग 26 में ही उलझ गए, लग नहीं रहा ये 26 बार कैसे होगा? नहीं, कोई भी 26 में उलझा हुआ नहीं है, सब आगे देख रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि 12 साल बेमिसाल, लेकिन 12 साल जुमलों का महाकाल, युवा, किसान और मजदूर परेशान, महंगाई का महाकाल और बेरोजगारी जो है और नौकरियां जो है उसका अकाल, ये इस तरह के 12 साल गए हैं। 12 वर्षों में लोगों ने क्या देखा है? झूठ और जुमलों की राजनीति देखी है और इनकी बड़ी बड़ी बातें देखी है, ख्याली पुलाव इनके देखे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक नैरेटिव क्यों बनाना चाहती है? वो इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि हाल ही में जितना भी फेलियर है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, नीट पेपर लीक हो, सीबीएसई हो, सीयूईटी हो या फिर एसएससी का मामला हो, ये तमाम सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हुई है वो फेल हुई है। सड़कों पर नौजवान घूम रहा है, एनटीए के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए कह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। देश में बदहाली आई हुई है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील कर रहे हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री अपनी छवि को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ये 12 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं और 12 साल में ये तुलना कर रहे हैं पंडित नेहरू जी के साथ में, और अपना जो मापदंड है, जो मील का पत्थर है, वो खुद ही लगा रहे हैं। वो 1952 से गिन रहे हैं क्योंकि पहला चुनाव भारत में उस समय से हुआ था। 1947 से लेकर के 1952 तक का दौर प्रधानमंत्री का नहीं गिनने जा रहे। खैर, प्रधानमंत्री अपना मील का पत्थर खुद तय करे, लेकिन नेहरू जी के साथ में अगर तुलना करनी है तो नेहरू जी के जैसी नीतियां चाहिए। नहीं, आप कार्यकाल को तो पार कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों को पार नहीं कर सकते, उनकी विचारधारा को पार नहीं कर सकते। सापरा साहब, एक छोटा सा सवाल है, ये तुलना वाली चर्चा सर हमने कल कर ली थी। तुलना वाली चर्चा से आगे बढ़ लेते हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नैरेटिव। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप एंटी हिंदू, हिंदुओं पर अपमानित करने वाला नैरेटिव आप कर रहे थे। हिंदू ग्रोथ रेट की बातचीत, 2014 का चुनाव आप लोग हारे थे तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में था कि एंटी हिंदू इमेज बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की। तो आइए ना सर इस नैरेटिव पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। इनके चुनावी नैरेटिव क्या होते हैं? हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, इसी तरह के दिवाली, रमजान, मंगल सूत्र चुरा करके ले जाएंगे, यही इनके नैरेटिव होते हैं। या घुसपैठिए वाला नैरेटिव होता है। अब घुसपैठिए का नैरेटिव बिहार में चलाया इन्होंने, पश्चिम बंगाल में चलाया, अब वो इनको लगता है कि यूपी में चलेगा नहीं, इसीलिए इस तरह का नैरेटिव बना रहे। तो ये ध्रुवीकरण का नैरेटिव जो है, जातिवाद का नैरेटिव जो है, विभाजनकारी नैरेटिव जो है, नफरतवादी जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव के साथ में आज की नौजवान पीढ़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। देख लिया ना, इन्होंने एक नई पार्टी बनी थी जो कॉकरोच पार्टी, किस तरह से लोगों ने उसका समर्थन किया है। तो इससे कहां समर्थन हुआ सापरा साहब? अरे 250-300 लोग भी ढंग से नहीं पहुंचे थे प्रदर्शन में। जितने लोग थे उससे ज्यादा तो मीडिया और यूट्यूबर्स पहुंचे हुए थे। कौन सा समर्थन दिख गया सर ग्राउंड पर आपको? केवल 2.5 मिलियन हो गए, 2-2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोअर्स हो गए, उससे होता है।
देखिए, मैं कॉकरोच पार्टी का मैंने एक उदाहरण दिया, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कहने की बात यह है, तात्पर्य यह है कहने का कि जितना बीजेपी का एजेंडा पिछले 2-3 साल में ये चलाना चाहते, हर एजेंडे में ये फेल होते आए हैं। ठीक। जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसमें इन्होंने ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए। जब हम चरम पर थे, जब हम पाकिस्तान से जीत सकते थे, तब ये बैकआउट हो गए, इन्होंने सीज फायर किया है। वहां से लेकर के अभी जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करने जा रहे हैं, अगर ये देखते हैं तो इनकी नाकामियां ही है। रुपए में देखिए कहां पहुंच गए, 97 के पास रुपया पहुंच गया है, सेंचुरी मार लेगा। पेट्रोल डीजल के दाम सेंचुरी मार चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आ रही है, लोगों की आर्थिक विषमता जो है वो बढ़ती जा रही है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इस देश में आर्थिक संकट आ रहा है। उस आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह के विषय लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी रिप्लाई। थैंक यू। देखिए, मैं बस एक पॉइंट इसके बारे में कहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कल आप इस विषय में डिबेट कर चुके हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जवाहरलाल नेहरू और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कोई बराबरी ना है, ना हो सकती है। देखो भैया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के गरीब परिवार से, चाय बेचने वाले परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं। परस्पर अगर मैं बात करूं खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू की, तो वो व्यक्ति जिनके पिताजी मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के लिए केस लड़ते रहे हों, और एक जमाने में तो प्रिवी काउंसिल में जाकर जो है सर साइमन के साथ जाके अंग्रेजों को डिफेंड करते रहे हों, मोटा मोटा पैसा उनसे वसूलते रहे हों, और उस पैसे के बाद इतना अथाह दौलत से निकलकर आने वाले व्यक्ति की कोई बराबरी नहीं है। दूसरा, एक और, मेरे देश के प्रधानमंत्री पहली बार जब प्रधानमंत्री बने चुनकर आए। उत्तर प्रदेश से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके, गुजरात, बंगाल, हर जगह से उनको मैंडेट मिला। कोई चिट्ठी नहीं थमा दी गई कि मेरा प्रिय प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि मैं ये भी आपको अभी कहकर देकर जा रहा हूं, और चैलेंज देकर जा रहा हूं, और अंगूठा लगाकर जा रहा हूं, और चाहिए तो एक पेपर पे भी लिख दूंगा कि जिस रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हो टूटेगा वो भी 5 साल अभी और भी है, और आगे भी टूटेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना भी इलेक्टेड सिलेक्टेड जितना भी रिकॉर्ड है ना, टोटल जवाहरलाल नेहरू का, टूट वो भी जाएगा। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्टेड प्रधानमंत्री की। हमारे यहां कोई सिल्वर स्पून, डायमंड स्पून, गोल्डन स्पून तो थी नहीं कि चिट्ठी में आ गए, फेवरेटिज्म पे चल गए, आपको बना दिया। खैर, इसके लिए मुझे लगता है कि टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को जो है आचार्य कृपलानी की अगर वो किताब पढ़ ले तो ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि हमारी बराबरी नहीं है भैया, हम गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं। आप अंग्रेजों के केस लड़ लड़ के मोटा पैसा कमा कर सेलेक्ट हुए थे। आपका और हमारा कोई बराबरी नहीं है। अब आगे आते हैं, जहां तक विषय खासतौर पर इन्होंने कहा महंगाई दर, क्यों अपनी जो है अपने आप को इतना अपमानित कराते हो? आपको पता है 2009-2010 में इस देश में फूड पर महंगाई दर कितनी थी? 20%, और एवरेज रही 13%, 14%, 16% और 10% और 12%। आपके समय में एवरेज महंगाई अप्रोक्सीमेटली 7.5-8% रही, जो कभी भी नहीं। अगर आज की भी मैं बात करूं तो खासतौर पर 5.2% महंगाई दर है। तो कृपया करके इस तरह की बातें कर देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। आज कॉकरोच पर आपने बोला, कॉकरोच पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका परफॉर्मेंस रह गया। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कॉकरोच पर बोलने की आवश्यकता है। और आगे आता हूं, विषय सिर्फ साफ है, जहां तक पूरी कहानी कही गई है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में जाहिर है हर एक प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ काम अपने समय में जरूर किए या काम हुए। मैं तो नेहरू जी की भी बात करता हूं, अरे नेहरू जी का ही प्रोजेक्ट बताया जाता है, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग और भी हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूं, लेकिन चलिए नहीं लेता हूं। तो अगर एम्स उन्होंने 6 बनाए या आपने अपने पूरे जीवन में 6 बनाए, तो हमने अपने मात्र 10 साल में उसको 23 पर पहुंचा दिया। यह अचीवमेंट है हमारा भाई। ठीक है, तो कृपया करके मैं आता हूं आधार बचता नहीं। सापरा साहब आप रिप्लाई करिए, एक चीज और ऐड कर देता हूं। आपने डॉलर और रुपए की बातचीत कर ली, तो यह भी बता दीजिए कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब $1 बराबर कितने रुपए था, और वहां से अगर जहां तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा? मैं वही बताता हूं, जब देश आजाद हुआ ना, तब डॉलर की तुलना में रुपया 3 रुपए पर था, और आज कितने पे पहुंच रहा है? 97 पर पहुंच रहा है। तब तुलना करनी है नेहरू जी के कार्यकाल से, तो ये भी तुलना करिए, ये भी तुलना करिए कि तब पेट्रोल डीजल 25 पैसे और 35 पैसे प्रति लीटर था, और आज 100 पार कर चुका है। अब बीच में मत टोकिए। और नेहरू जी के साथ में तुलना करते ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित नेहरू वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में से 10,000 करोड़ रुपया इस देश के लिए योगदान दिया, उन्होंने दान कर दिया, और उन्होंने 10 साल जेल के अंदर निकाले इस देश की आजादी के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने तो उंगली भी नहीं कटाई, और शहीदों में नाम दर्ज कराने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, पंडित नेहरू जी ने तो कितनी सारी चीजें दी, IIT दिए, एम्स दिए,
और IIM दिए, DRDO दिया, BARC दिया, अनेक सारी यूनिवर्सिटी दी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दी, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी दी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी दी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दी ना। और फिर क्या हुआ? नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया निकाला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवरी ऑफ मेलेडी निकाल दिया है। इन्होंने ये अब की बार ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी जैसे जुमले ये बोलते रहे हैं। तो ये जुमला सरकार है। लोग जानते हैं कि जुमले बोल बोल कर ये समय निकाल रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। एक छोटी सी बात है, और जनता एक छोटी सी बात है, आपने तब के 3 रुपए 30 पैसे की तुलना आज से तो कर दी। 2026 में क्या है, 2014 में कितना है वो भी बता देते। 2014 में कैसे 58-59 रुपए तक पहुंच गया 3 रुपए से, वो भी बता देते। वो किसकी कमी थी इसकी भी चर्चा कर लेते। दूसरी बात है, छोड़ दीजिए इसको, आप लोग अपने गिरेबान में नहीं झांक पा रहे। वो इसलिए कि विपक्ष खंड खंड हुआ पड़ा है। आप लोग इसी बात में खुश है। कांग्रेस तो देखो है, अरे कांग्रेस से ही टूटकर कितने दल बन गए। आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जहां जहां पेच फंसा है, एक पर्चा नहीं सही भर पा रहे हैं मीनाक्षी नटराजन का। हाँ, हम एकजुट नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हम केरला जीत गए ना। हम एकजुट नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हम तेलंगाना जीत गए। तो मानिए तो कि जीत गए। नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हम कर्नाटक तो सापरा साहम मानिए तो कि जीत गए। नहीं तो बंगाल में इनकी जीत होती है तो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन इनका विभाग है। अरे भाई मैं अरे नहीं, अब वो बंगाल का अलग स्टोरी है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहोगे? मैं पूरे 35 मिनट उस पर चर्चा कर सकता हूं, किस तरह से वहां पर SIR के जरिए से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, रिगिंग हुआ है। वो स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग था। अच्छा। इलेक्शन कमीशन नहीं, एलिमिनेशन कमीशन था। केरल में नहीं हुआ था SIR। केरल में SIR नहीं हुआ था, भरे हुए उनका कोई केरल में SIR नहीं हुआ था। अगर आप पश्चिम बंगाल पे चर्चा करने जाओगे तो मैं तैयार हूं। नहीं सर, मैं अलग अलग, आपने चलिए केरल, आपने, मैं पश्चिम बंगाल छोड़ देता हूं, मेरी गलती सर। मैंने पश्चिम बंगाल की चर्चा कर ली, मैं आपके हिसाब से चर्चा कर लेता हूं, केरल की चर्चा कर लेता हूं। केरल में SIR हुआ कि नहीं हुआ? केरल पे उत्तर ले लीजिए। केरल में SIR हुआ कि नहीं हुआ? SIR ना, आपको केरल के SIR पे उत्तर लेना पड़ेगा। आपने सवाल, हम मैं ले रहा हूं, आपने सवाल पूछा है ना, तो उत्तर लीजिए ना। भाग क्यों रहे हैं आप सवाल देके? हाँ, तो उसका उत्तर यह है कि केरला के SIR में 91 लाख लोगों के नाम नहीं कटे थे। केरला के SIR के अंदर 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं हुई थी। केरला के SIR के अंदर 27 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल में फॉर्म नहीं भरे थे। केरला के अंदर 27 के बाद 34 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल के अंदर फॉर्म नहीं भरे हैं। वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं थे। ये तमाम सारी चीजें हुई है। इसीलिए केरला में SIR के ऊपर हमने जो हुआ उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए, और जहां पर गलत हुआ वहां पर हम सवाल उठा रहे हैं। भाई, लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है सवाल उठाना। आप हमारा वो भी अधिकार छीनने के लिए तैयार है राकेश पांडे जी? सर, मैं कहां अधिकार छीन रहा हूं? सबसे ज्यादा इस डिबेट में अभी तक आपको समय मिला है और आप कह रहे हैं कि मैं अधिकार छीन रहा हूं। लेकिन ये भी बता दीजिए ना कि 7 लाख करीब नाम कटे थे, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है केरल में? पूछ रहे तो मैं ही उत्तर दूंगा ना। हाँ, नहीं, केरल में 7 लाख के आसपास नाम कटे, ये इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़े एक अधिकारी को सचिव बनाया गया तो दिक्कत, केरल में आपने सचिव बना लिया तो ठीक है, तो फिर वो मामला ठीक हो जाता है। खैर, लेकिन शिवम रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं फराज भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इस देश ने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय में, किसी में बिल्कुल एकदम बुरे तरीके से, किसी ने फ्रजाइल 5 किया, हम टॉप 5 तक आए। किसी के समय में स्थितियां बेहद खराब रही, किसी के में बहुत बेहतर रही। अब आपने कहा, मैं नेहरू जी की बात पर ही आता हूं, फिर से रिपीट करके, आपके जमाने में 6 एम्स थे, 7वां ऑप्शनल नहीं था, हमारे में 23 हो गए। आप नेहरू जी के आइडिया की ही IIT की बात करते हैं, आपके जमाने में पूरे जितना भी टेन्योर था 2014 से पहले 1947 के बाद 16 थे, हमने उसमें 7 नए ऐड करे। इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं, आपने बोला मोदी जी ने नया क्या किया इस देश के लिए और इस देश में ऐसा क्या बनाया, आपने हमें बताइए। हमने बनाया ना डिजिटल पेमेंट्स, बताइए, जिसको आप कभी मानने को तैयार ही नहीं थे, जिसमें आप हमेशा कहते थे कि कुछ नहीं होगा। आज 18 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस सुनिए ना, उस डिजिटल पेमेंट्स में हमने किया, जिसको आप बर्बाद करना चाहते थे, जिसमें आप कभी कुछ कर नहीं पाए। सेमीकंडक्टर यूनिट्स 0 थी, नील बटा सन्नाटा इस हिंदुस्तान में, वो हमने किया। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट यहाँ 700 करोड़ रुपए का टोटल होता था, आज अगर मैं बात करूं तो 23,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। आप एयरपोर्ट्स आपने 74 बनाए थे, हमने 160 से ज्यादा कर दिया उनको। आपने इलेक्ट्रिफिकेशन जो था वो अप्रोक्सीमेटली 21,000
गांव में था, हमने 1,60,000 प्लस गांव में लेकर देना उनको गए। चाहूंगा और बहुत सारी चीजें, और मैं गिनना चाहता हूं लगातार, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हमने जो किया वो भी आपके सामने है, और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम ही लेकर आगे गए। ठीक है, काहे नहीं इस देश में, ठीक है, मैं सब बताऊंगा, जरा फरहाद भाई भी बोल रहे हैं, आप ही के साथी हैं, क्यों वो कहेंगे 10-12 मिनट से हमको बिठा कर रखा हुआ है। एक बार फरहाद भाई की भी बात आ जाए, फिर मैं लौट कर आता हूं सापरा जी आपके पास, आप यहीं से शुरू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फरहाद भाई, हमने तो अभी थोड़ी देर पहले अविनाश पांडे का एक बयान सुना कि जरूरत पड़ी तो वो कहना यही चाह रहे थे कि 403 सीट भी लड़ लेंगे। भाई उधर टीएमसी वाला मामला भी नहीं सुलझा, अभी इधर आप लोगों में पेच फंसा हुआ है, क्या करेंगे आगे? राकेश जी, मैं आपकी जो सवाल है उसका मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन 2-3 यहां पर बातें हुई उस पर भी अपना पॉइंट रखना मुझे जरूरी है। अभी रुपये की बात हुई तो आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि 2004 मार्च में जो रुपये के अगेंस्ट डॉलर जो वैल्यू थी वो 45 रुपए थी, जो कि 2014 में 60 रुपए हो गई, यानी कि गिरा 33% से। और आदरणीय मोदी जी के शासन पिछले 12 साल के शासनकाल में ये लगभग 62% से गिर गया। कितना गिरा? लगभग 12% से। तो ये मोदी जी का विजन है जिसकी वजह से रुपये जो है वो गिरता चला गया, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने चुनाव की भी बात की थी कि विपक्ष हुआ बेहाल, 2026 में विपक्ष क्या करेगा। मैं तो बोलता हूं कि सबसे ज्यादा, अगर आप उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 403 सीटों की आप बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा बेहाल तो भारतीय जनता पार्टी हुई। अब आप पूछिए क्यों? 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता ने जबरदस्त मैंडेट दिया। उस 2014 के बाद जो उत्तर प्रदेश में पहले इलेक्शन हुए वो 2017 में हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली, मोदी जी के नाम पर, यह मैं मानता हूं। लेकिन 2017 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जो पहला उनका, आप ये बोल सकते हैं, परीक्षा थी, वो 2019 में थी, और 2019 में इनकी सीटें 73 से घट करके 62 आ गई। उसके बाद में जो दूसरा इनका पेपर हुआ वो 2022 में पर्चा लिखा गया। 2022 में इनकी सीटें 312 से कम होकर के 255 पर आ गई। तीसरा पर्चा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का 2024 में लिखा गया, तो इनकी सीटें जो मोदी जी के नाम पर 73 मिली थी वो 33 आ गए। अरे भाई साहब, बेहाल तो विपक्ष हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि बेहाल हम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हारते चले जा रहे हैं। जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, इनकी सीटें लोकसभा में भी कम हो रही है, विधानसभा में भी कम हो रही है, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। हम तो बोल रहे हैं इनका ढोल फट गया है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फाड़ा है। दूसरी बात, 403 सीटें। नहीं, एक चीज और, 403 वाला कहिएगा, आपकी बातों को तो ऐसे मान ले कि यूपी और केंद्र दोनों में सपा की सरकार है। नहीं, आपकी बातों से तो लोग यही समझने लगेंगे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ नहीं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, और इधर कोई और मुख्यमंत्री है, मोदी नहीं है। मैंने एक भी तथ्य गलत दिया हो तो आप मुझे बताइए राकेश जी, एक भी तथ्य मैंने गलत दिया हो। और आदरणीय आप सही बोल रहे हैं, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका, जिन्होंने आदरणीय, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं फराज भाई, आपने यूपी के 80 सीटों की और कुछ और बातों की चर्चा करके ये मैसेज दे दिया कि यूपी में योगी नहीं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, और इधर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, कोई और है। मैं तो ये पूछ रहा था, आप तो ये मैसेज दे रहे हैं। मैंने ये मैसेज नहीं दिया है। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं राकेश जी कि आपने बोला कि 2026 में विपक्ष की, एक हिसाब से मतलब विपक्ष काफी प्रॉब्लम है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है प्रॉब्लम है। अच्छा एक मिनट फराज भाई, प्रॉब्लम है कि नहीं है? आप बताइए कैसे टीएमसी में 20 सांसद टूट रहे हैं, डीएमके ने कह दिया हम इस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हमको अलग बिठाओ। कल्याण बनर्जी आज कह रहे हैं ममता बनर्जी से किया तो अभिषेक को चुन लो या तो मुझको चुन लो। सयानी घोष ने इतनी बड़ी बातें कही, एक अकेले आप नहीं है ना विपक्ष भाई, आप ठीक है, आप ताकतवर स्थिति में हैं, या फराज भाई आप ये सोचकर मुस्कुरा रहे हैं कि विपक्ष में एक अकेले हम ही ताकतवर, तो अखिलेश यादव को आगे कर दें कि यही इंडिया गठबंधन संभाले, तो एक अलग बात है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वो आइडियोलॉजिकल ग्लू हैं इंडिया अलायंस में, कि अगर एंकरिंग पोजीशन में आदरणीय अखिलेश यादव जी आते हैं तो यही मैं कह रहा था।
पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। हाँ, यही पूरी मैं बात कह रहा सुनिए। था। हाँ। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी एंकरिंग पोजीशन में आते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी भी इंडिया अलायंस में आएंगे, हाँ, डीएमके यही भी मैं इंडिया कह रहा अलायंस में आएंगे। यस, ठीक और ठीक। ममता बनर्जी जी से, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी तो ये पूरे देश की राजनीतिक दलों ने देखा है हाँ। कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के संबंध जो हैं वो अरविंद केजरीवाल अच्छा, जी से भी कितनी सीट दे रहे हैं आदरणीय- कांग्रेस को? कितनी सीट दे रहे हैं कांग्रेस को? ये एक छोटे से प्रवक्ता के बस की बात में नहीं है बताना कि कांग्रेस को कितनी सीट। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी की सीनियर अरुण जाइए, लीडरशिप शिवम भी एक मिनट और वेट करिए, जरा सापरा साहब को लाइए, सापरा साहब को लाइए, सापरा साहब को लाइए और फराज साहब को रखिए स्क्रीन पर मेरे साथ। सापरा साहब, यहां से तो फराज की दुबई ने कह दिया इंडिया ब्लॉक का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो। अब बोलिए भाई। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक का नेता कौन होगा, ये आपस में सभी जो 25 पार्टियां जिनकी मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले, उस पार्टी का नेतृत्व, सभी पार्टियों के नेतृत्व इकट्ठे बैठ करके तय कर लेंगे। आप अब इसमें जरा नारद मुनि की भूमिका मत निभाइए ना, हम लोग तय कर लेंगे। हमें पता है कि इंडिया गठबंधन को किस तरह से पुख्ता तरीके से आगे ले जाना है, किस तरह से मजबूती से आगे ले जाना है। आप हमारे बीच में कृपया करके लड़ाई लगाने का अरे मैं लड़ाई थोड़े नहीं डलवा रहा हूं, बीजेपी की टूल किट का हिस्सा है। कम से कम सापरा साहब, पत्रकार क्लैरिटी, एक विजन। अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो एक विजन देता है। बेसिकली आप दोनों लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। फराज साहब कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को लाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, टीएमसी को एकजुट करके लाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, और डीएमके को भी लाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे तो लेकर आएंगे। अब आप चूज करिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आपने खुद ही देखा है, ममता बनर्जी सोनिया जी से भी मिली हैं, अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी जी से भी मिले हैं। हम अपने घर के अंदर किस तरह से आगे बढ़ना हम तय कर लेंगे, आप इसकी चिंता कतई न करें। अरे घर में बिखराव हो गया है, निश्चित रूप से आपको सबसे पहले बताएंगे। हम जानते हैं आपकी चिंता, हम आपकी विजन जानते हैं, लेकिन हम आपके मिशन पर भी ध्यान रख रहे हैं कि आपका मिशन क्या है। नहीं, मेरा मिशन क्या होगा? फराज भाई बोलिए। आप तो इशारा करने लगे, मैंने आपकी बात को सही पकड़ लिया तो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सर, बिटवीन द लाइन वही था, बिटवीन द लाइन फराज भाई वही था। हर पत्रकार वही काम करता है। अखिलेश यादव एंकर पोजीशन में तो ये हो जाएगा। अब सुनिए तो भाई, मैं समाजवादी पार्टी का एक मामूली सा कार्यकर्ता हूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। अखिलेश यादव जी मेरे नेता हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछले 5-7 साल में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से एक आइडियोलॉजिकल ग्लू वाली पोजीशन इंडिया अलायंस में अपनाई है, आज उसका नतीजा है कि इंडिया अलायंस एक बार आज कन्वीनर कौन है? चलिए आप दोनों लोग बता दीजिए आज की डेट में कन्वीनर कौन है। देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं? दोनों लोग से पूछ रहे हैं, दोनों लोग से पूछ रहा हूं। देखिए राकेश जी, कन्वीनर जब भी कोई बनेगा इंडिया अलायंस का, तो इंडिया अलायंस के जो सीनियर लीडरशिप है वो बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन कन्वीनर होगा। अगर इंडिया अलायंस ने बैठ करके ये तय कर लिया कि चरण सिंह, यही दिक्कत है फराज भाई, उनको मान लेंगे। नहीं फराज भाई, यही दिक्कत है सर, आप कन्वीनर तक नहीं तय कर पा रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आपके ब्लॉक में कोई समस्या नहीं है। सापरा साहब, एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं शिवम के पास जा रहा हूं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको इतनी जल्दी क्यों है? भाई हमारा घर है ना, हमें पता है हमारे घर के अंदर किस तरह से हमको इकट्ठे रह करके आगे चलना है। नरेंद्र मोदी जी की जो खामियां हैं, उनकी सरकार की जो कमियां हैं, उनके जो कुकर्म है, उसको किस तरह से एक्सपोज करना है। अभी आज ही कांग्रेस पार्टी की 3.5 घंटे मीटिंग हुई है, हमारे सारे जनरल सेक्रेटरी, सभी इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्षों के साथ में। पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को एक्सपोज करना है, उनकी गलत नीतियों को एक्सपोज करना है, और देश के स्तर पर भी किस तरह से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के किस तरह से इस मूवमेंट को एक नैरेटिव देश के अंदर बनाना है, इसके ऊपर आज व्यापक चर्चा कांग्रेस पार्टी में हुई है। निश्चित रूप से ये चर्चा जो है हम अपने सहयोगी दलों से आने वाले समय में करेंगे। ठीक है सर, एक और बात कहते हुए शिवम के पास जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने तो यह भी कहा, जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो टूट नहीं रही है। अलबत्ता टूटने की कोई घटना तो मुझे सपा में भी नहीं दिख रही है हाल फिलहाल में। लेकिन एक और बात कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो संभवतः 62 बार टूट गई है।
तो सर छोड़ दीजिए फिर उधर की बात। खैर शिवम, ये अभी पेश है नहीं है? आप बहुत हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा है आपको। देखिए, वो आटा छानने की छलनी में से ना इतनी जल्दी पानी नहीं निकलता जितनी जल्दी इंडिया अलायंस के नेता निकल रहे हैं, और बंगाल से हालत शुरुआत है। वो अभी तो हाल फिलहाल में वही किट 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 करने वाले जो है, वो हमारे बनर्जी साहब ने भी क्या कहा है, आपने देखा ही होगा उनका स्टेटमेंट। कहते हैं तो अभिषेक बनर्जी को चूज कर ले ममता बनर्जी, या फिर मुझे चूज कर ले। इतनी तेजी से आप निकल रहे हैं, इतनी तेजी से पानी नहीं निकलता। मुझे नहीं लगता किसी सुबह ऐसा ना हो कि कोई और भी जो टॉप के 2 नेता हैं वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही उठाए मिले। हालत तो आपकी तो कहां कहां आपकी नजर है? तो ये तो नहीं, कहां संदेश है आपका? मुझे नहीं पता, वो अपने आप तय करे भाई, जिनके लिए संदेश है उनको पहुंच गया होगा। अरे तो नहीं शिवम भाई, इतने मासूम मत बनिए। नहीं, मैं कह तो रहा हूं भाई, जिनके ऊपर संदेश है वो अपने आप समझ गए होंगे। तो स्थिति तो आपकी ऐसी खराब है। आपने पूछा कन्वेनर कौन है इंडिया अलायंस का। अरे इंडिया अलायंस कौन है, कहां है, स्वरूप क्या है, नेता कहां है? पहले जिन्होंने बनाया था वो नहीं, फिर उसके बाद जिन लोगों ने कहा कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है वो नहीं, फिर अब ममता बनर्जी की पार्टी सारी की सारी लुट गई, जनता ने चुनाव हरा दिया, तो इंडिया अलायंस महान है। फराज की कुछ, हाँ, फराज जी कह रहे हैं कि क्या कहा फराज जी ने, एनडीए का कन्वीनर कौन है बता दीजिए। उसके बाद सुनते लीजिए, फिर उसके बाद स्थिति क्या होती है। रुकिए ना जरा भाई, फराज जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब आगे आते हैं। अब कमाल बात है, फराज जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो हमारे जो अखिलेश यादव जी है ना, उनके संबंध बहुत बढ़िया है, सबसे वो आर्किटेक्ट है एक तरीके से। अरे पूछ रहे एनडीए का कन्वीनर काय के आर्किटेक्ट। अरे देखा नहीं कि कल एनडीए की बैठक कितनी शानदार रही है, जबरदस्त। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल होने के बाद किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, और सबने एक एक करके बोला है। और मैं तो कहता हूं ये आपके लिए आईना भी है कि सत्ता में रहते हुए भी, जनता की सेवा करते हुए भी कितनी पार्टियों को जोड़कर आगे लाया जा सकता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यहां पर यह चीज भी दिखाई देती है कि क्या इंडिया अलायंस का कोई स्वरूप है, बचेगा या रहेगा या नहीं रहेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव तो वही है ना जिन्होंने कहा था ये कांग्रेस वालों को वोट मत दे देना, बहुत चालू पार्टी है। और उन्होंने सबके संबंध हैं। 30 सेकंड फराज भाई। मैं, हाँ देखिए क्या होता है कि जब भी कोई राजनीतिक गठबंधन बनते हैं तो उसमें नेता लोगों के बयान आते हैं। शिवम भाई ने भी कुछ नेता लोगों के बयान बताए। अरे चिराग पासवान जी का वो बयान भूल गए ना, जिसमें वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करने में हमको शर्म आती है। गूगल करिएगा अगर आपको नहीं पता होगा। संजय निषाद जी सीधे प्रधानमंत्री जी के ऊपर निशाना लगा करके कहते हैं कि प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हरा दिया। अनुप्रिया पटेल जी बोलती हैं कि आरक्षण का घोटाला उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और बाकी कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नेता लोग हैं, उनके मैं नाम आपको गिना देता हूं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी जो क्या नाम है 12 साल की बात हो रही थी ना, साहिर लुधियानवी ने 1961 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी हम दोनों, उसमें एक गाना लिखा था कि बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम में लाता चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हो रहा है। 2 बड़ी खबरें रुक करना पड़ेगा, वरना शिवम इसके जवाब में भी कोई गाना दे देते। सापरा साहब माफी आज के लिए, क्योंकि 2 बड़ी खबरें रुक करना पड़ेगा, फिर कभी आपका ये वर्जन ले लेंगे। लेकिन सर एक एडवाइस है, ये गाने से बाहर निकलिए, शायरी से बाहर। वाकई दिक्कतें हैं, हल कर लेंगे तो विपक्ष मजबूत बना रहेगा, और ये हर कोई चाहता है। खैर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।